हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सीए काजल देरोलिया। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट की ऑलरेडी हमने फर्स्ट क्लास अपलोड की हुई है। अगर वो क्लास आपने नहीं की है तो उस क्लास की लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले आप क्लास 1 कंप्लीट कर लेना। आज की क्लास में बेसिकली हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का पैटर्न 2 डिस्कस करेंगे। पैटर्न 2 से रिलेटेड पूरा नोट्स देखेंगे एंड उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमारे ICAI की मटेरियल में है, स्टडी मटेरियल में, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं नोट्स पे। पहले हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं पैटर्न 2 को। बट इससे रिलेटेड अगर आपको डिटेल नोट्स की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि बोर्ड पे हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखेंगे, तो डिटेल नोट्स की अगर रिक्वायरमेंट होगी तो आप उसको हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जो कि है कैश फ्लो स्टेटमेंट पैटर्न 2। कैश फ्लो स्टेटमेंट पैटर्न 2। अब इसमें अगर देखेंगे ना बेटा, तो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। देखो, अगर हम लोग बात करें पैटर्न 2 की, तो इसमें हमारे पास 2 ईयर्स की बैलेंस शीट दी रहेगी, प्लस क्या दिया रहेगा, सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। ये सब हमने फर्स्ट क्लास में बताया था कि हमारा पैटर्न 2 किस पे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें कि अगर हमारे पास क्वेश्चन दिया है जहां 2 साल की बैलेंस शीट और कई सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो फिर हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। देखो, अगर हमारे पास सिंपल सी बात है, अगर हम लोग बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट की, तो इसका तो कोई फॉर्मेट चेंज होगा नहीं। ये तो हमने जो फर्स्ट क्लास में बताया था, फॉर्मेट तो इंटैक्ट रहेगा, सेम रहेगा। अच्छा, ठीक है। सेकेंड थिंग, इसकी जो 3 एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, सिर्फ ये इसके कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं चेंज होगा। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे इसको फाइंड आउट करेंगे, सिर्फ यहाँ पे ही चेंज आने वाला है। ठीक है, अच्छा, हमें ये बात पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं बैलेंस शीट की, तो बैलेंस शीट में मैक्सिमम जो इन्फॉर्मेशन दी होती है वो किससे रिलेटेड होती है बेटा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी से, है ना। अगर आप लोग को याद हो तो हमने बताया था कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड मैक्सिमम हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहाँ दी रहती है, PL अकाउंट में, और बैलेंस शीट में किस फॉर्म में दी रहती है, करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी के फॉर्म में, याद होगा। ठीक है, तो अभी हम किसकी बात करें, पहले इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग की बात करें, फिर ऑपरेटिंग की बात करेंगे। तो जब हमारे पास 2 साल का बैलेंस शीट दिया है, इसका मतलब किसी भी आइटम का ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। ठीक है, तो उस ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस से हम नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ कर लेंगे। क्या ड्रॉ कर लेंगे, नेसेसरी लेजर्स। और इस नेसेसरी लेजर्स के जो भी बैलेंसिंग फिगर आएंगे, उनको हम ये अज्यूम करेंगे कि वो कैश फ्लो है। अब वो कैश फ्लो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, आइदर इन कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो। जैसा लेजर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग हम इसको कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो ट्रीट करेंगे। क्लियर है। हमने ये बोला कि जब हमारे पास बैलेंस शीट दी है 2 साल की, तो अब उसे नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ कर लो ना। लेजर्स ड्रॉ करने के लिए अपने को ओपनिंग बैलेंस चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ कर सकते हैं जहां ओपनिंग बैलेंस भी दिया है, क्लोजिंग बैलेंस भी दिया है, एंड होपफुली एडिशनल इन्फॉर्मेशन में उससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी रहेगी। तो उससे क्या होगा कि उसका जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगा, आप ये अज्यूम कर लोगे कि वो बैलेंसिंग फिगर क्या है बेटा, कैश फ्लो है। और कैश फ्लो में इनफ्लो हो सकता है, आउटफ्लो हो सकता है। क्लियर, हाँ मैम क्लियर। अच्छा, जर्नली हम लोग ये जो नेसेसरी लेजर्स बना रहे हैं, अब खुद सोचो ये किससे रिलेटेड होगा, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग से रिलेटेड होगा। रीजन बीइंग कि यहाँ पे बैलेंस शीट दी है और बैलेंस शीट के मैक्सिमम आइटम किससे रिलेटेड होते हैं, आइदर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तो यहाँ पे बात ही नहीं आएगी। क्लियर है, तो हमारा पहला स्टेप ही यही होता है कि हमारे पास बैलेंस शीट में जितने भी अलग अलग ट्रांजैक्शंस दिए हुए हैं उनके हम नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ करते हैं। और जनरली इन नेसेसरी लेजर्स के कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दिए रहते हैं, जिसको कंसिडर करके हम लेजर्स को क्लोज करते हैं। क्लोज करते टाइम जब बोथ साइड आप इक्वल करोगे तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, और उस डिफरेंस को ही हम कैसे ट्रीट करेंगे, उस डिफरेंस को हम मान लेंगे कि वो बैलेंसिंग फिगर है, और बैलेंसिंग फिगर को हम कैसे ट्रीट करेंगे कि यहाँ कुछ ना कुछ कैश फ्लो हुआ है। दैट इज अज्यूम करेंगे कि ये कैश फ्लो है, और इस कैश फ्लो को इनफ्लो या आउटफ्लो जैसी लेजर की रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रीट कर लेंगे। क्लियर है मेरा पॉइंट, हाँ मैम क्लियर। तो अब इतना तो क्लियर हो गया कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम सिंपली नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ कर दे तो हमारे पास इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है,
अब देखो ये जो नेसेसरी लेजर्स है ये जनरली कौन कौन से बनते हैं। सबसे पहला नेसेसरी लेजर्स बनेगा जिसका एडजस्टमेंट दिया हुआ है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमने बोला ना कि हमारे पास एडिशनल इंफॉर्मेशन दी रहेगी, तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में जिस जिस लेजर से रिलेटेड एडजस्टमेंट होगा वो तो आप बनाओगे ही बनाओगे, बट उसके अलावा इन एडिशन टू दिस आपको और क्या क्या बनाना है। एक आपको बनाना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट अपना बनेगा रिजर्व अकाउंट, ठीक है। और भी अगर कोई और रिजर्व्स है, सारे के सारे जो भी रिजर्व से रिलेटेड अकाउंट्स है वो सब बनेंगे, लेजर बनेंगे। फोर्थ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनेगा, एंड लास्ट अपना बनेगा डिविडेंड पेबल। हमने क्या बोला, हमने बोला कि जितना भी हमारे पास नेसेसरी एडजस्टमेंट दिया है इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल इंफॉर्मेशन, उसके लेजर्स को तो हम ड्रॉ करेंगे ही करेंगे सबसे पहले नंबर पे, बट उसके अलावा ये चार जो लेजर्स हैं वो बनाना जरूरी है। कौन कौन से? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रिजर्व, अदर रिजर्व अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डिविडेंड पेबल अकाउंट। वैसे तो उस पर फर्दर हमें बाद में डिस्कशन करना है, बट अभी हमने सिर्फ इतना बता दिया कि कौन कौन से नेसेसरी लेजर्स हमारे बनेंगे। तो ओवरऑल हमारी इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी एक बार खत्म होती है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए सिंपली अपने को क्या करना है, पहला स्टेप कि नेसेसरी लेजर्स बना लो, एंड नेसेसरी लेजर्स के जो भी बैलेंसिंग फिगर होंगे उनको कैश इनफ्लो या आउटफ्लो की तरह ट्रीट कर लो। ये नेसेसरी लेजर्स कौन से हो सकते हैं? ये 5 हो सकते हैं। क्लियर? ठीक है। अभी उस पर हम लोग को डिटेल डिस्कशन करना, जब उस टॉपिक पे आएंगे तब हम लोग डिस्कशन करेंगे। अब आओ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज पे। अगर आप लोग को याद हो तो हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में पहले बताया था कि जो डायरेक्ट मेथड होता है उसमें हमारे पास कैश सेल दिया होगा, कैश परचेज दिया होगा, सारे के सारे इनकम्स दिए होंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस दिए होंगे, बताया था। तो वो डायरेक्ट मेथड था। बट क्या यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। और इसका रीजन क्या है? हमारे पास सिर्फ बैलेंस शीट है ना। अब एडिशनल इंफॉर्मेशन में हमारे पास सारे के सारे खर्चे, सारी की सारी इनकम तो नहीं दे सकता ना बेटा। वो एडिशनल इंफॉर्मेशन मतलब क्या होता है? 5-6 कुछ एडिशनल स्टेटमेंट्स आपके पास होंगे इन एडिशन टू बैलेंस शीट, है ना। इसका मतलब सबसे पहली चीज कि अगर हमें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करना है तो हमें कौन से मेथड की हेल्प लेनी होगी? इनडायरेक्ट मेथड की, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड में आपको बैक कैलकुलेशन करना है, दैट इज नेट प्रॉफिट की हेल्प से कैलकुलेशन करना है, और नेट प्रॉफिट हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। क्लियर है? अगर हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की बात करें तो सिंपली सबसे पहला स्टेप कि इसको इनडायरेक्ट मेथड की ही हेल्प से बनाएंगे। इसका मतलब ये रूल है कि अगर 2 साल की बैलेंस शीट दी और एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है तो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर ड्रॉ करना है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अगर कैलकुलेट करना है तो आप सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, और हमारे पास कोई तरीका नहीं है। और इनडायरेक्ट मेथड मतलब क्या बेटा? बैक कैलकुलेशन। यहाँ तक होपफुली समझ में आया होगा। एंड लास्ट, ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए हम किसी भी तरह का कोई लेजर नहीं बनाते। यहाँ क्या कोई भी लेजर ड्रॉ होगा? नहीं होगा। करंट एसेट करंट लायबिलिटी का जनरली हम कोई लेजर नहीं ड्रॉ करते, क्योंकि करंट एसेट करंट लायबिलिटी में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन दी नहीं रहती है, ठीक है। और बाकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम्स हैं जैसे कैश सेल, कैश परचेज, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी को हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ इनडायरेक्ट मेथड, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग को करेंगे विद द हेल्प ऑफ नेसेसरी लेजर्स, ठीक है। इसमें से जो भी आपको नोट करना है कर लो, फिर हम लोग चलेंगे कि ये जो इनडायरेक्ट मेथड है इसको कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसको नोट करना है, कर लो। चलो अब देखते हैं बेटा कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन कैसे होगा, और फिर नेक्स्ट स्टेप होगा नेसेसरी लेजर्स ड्रॉ करना, ठीक है। क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए अपने को सबसे पहले किस चीज का कैलकुलेशन करना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हमने डायरेक्ट मेथड पे ऑलरेडी क्वेश्चन डिस्कस किया है। अब देखो इनडायरेक्ट मेथड से अगर हमें कैलकुलेशन करना है तो पूरा का पूरा स्टेप क्या है कैलकुलेट करने का वो समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से, ठीक। अब आप बोलोगे मैम प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा कैसे? इस साल का आपका जितना भी नेट प्रॉफिट आया हो उसमें हम लोग क्या करेंगे,
प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऐड कर देंगे। जिस साल हमने प्रोविजन बनाया होगा ना टैक्सेशन का, उसको ऐड कर दो, ठीक है। तो सीधे सीधे हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और हमने पहले बताया था कि हम बैक कैलकुलेशन करते हैं, हम डायरेक्ट कैलकुलेशन नहीं करते। डायरेक्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे, जब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तो, ठीक। इन शॉर्ट हम पहले बताते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या एडजस्टमेंट करना है। 3 एडजस्टमेंट करना होता है। 3 ऐसे आइटम्स हैं जिनका हमें यहाँ एडजस्टमेंट करना होता है। फर्स्ट इज नॉन कैश, सेकेंड इज नॉन ऑपरेटिंग, एंड थर्ड इज नॉन कैश हो गया, अब नॉर्मल आइटम्स। हमने बोला कि ओवरऑल ये जो बैक कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, तो सिंपली हमें बैक कैलकुलेशन करके किस किस का इफेक्ट नलीफाई करना है। नॉन कैश आइटम का, क्योंकि हम यहाँ पे कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। नॉन ऑपरेटिंग आइटम का, क्योंकि जो नॉन ऑपरेटिंग आइटम है, चाहे तो वो इन्वेस्टिंग का पार्ट होगी, चाहे वो फाइनेंसिंग का पार्ट होगी, इसका पार्ट तो होगी नहीं, तो फिर इसमें तो नहीं लेंगे ना भाई, हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का कैलकुलेशन करें। एंड जितना अबनॉर्मल आइटम होता है उसका भी हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं लेते, क्योंकि अबनॉर्मल आइटम हम सबको पता है कि किसी किसी साल होता है, और जनरली वो किसी साल अकर होगा, किसी साल अकर नहीं होगा, ठीक है। तो वो अब नॉर्मल आइटम है। और हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कौन से खर्चे लेते हैं, जो डे टू डे से रिलेटेड होते हैं, रेकरिंग नेचर के होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कि वो हमारे जो डेली बिजनेस है, कोर बिजनेस है, उससे रिलेटेड होते हैं। क्लियर है, ठीक है। तो अब ये तो इन शॉर्ट हमने आइटम्स बताया, अब इसका डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जितने भी नॉन कैश एक्सपेंसेस हैं, वो खर्चे जहां पे एक्चुअल में कैश का आउटफ्लो नहीं हुआ है, उनको हमने ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस से लेस किया होगा। लेट्स से डेप्रिसिएशन, देखिए हो ना, डेप्रिसिएशन लेस करने के बाद ही प्रॉफिट का कैलकुलेशन होता है। बट क्या डेप्रिसिएशन में कैश फ्लो होता है? नहीं होता है। डेप्रिसिएशन मतलब क्या, असेट की वैल्यू को घटाना। तो क्या एक्चुअल में हमारे पास से पैसा गया? नहीं गया। तो उस एक्सपेंसेस को जिसको हमने ऑलरेडी लेस किया हुआ है प्रॉफिट में से, बट एक्चुअल में वहां से कोई कैश फ्लो नहीं हुआ है, कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, आप उसको नलीफाई करने के लिए क्या करोगे बेटा, उसका रिवर्स मतलब उसका रिवर्स इंपैक्ट डालोगे। दैट इज, जो चीज लेस हो गई है उसको ऐड कर दोगे। क्लियर है? इसके अलावा और क्या जा सकता है? अदर असेट्स रिटर्न ऑफ। अब इसमें क्या क्या है? बहुत सारा आइटम है बेटा। गुडविल, कई बार देखा है ना क्वेश्चन में, गुडविल राइट ऑफ करते हैं, कई बार प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, एक तरह से एमोर्टाइजेशन ही तो हुआ, ठीक है। तो हम भी इसकी वैल्यू घटाते हैं, बट कहीं पे भी कैश आउटफ्लो नहीं होता है। एंड इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। हम सबको पता है कि हम जो प्रोविजन बनाते हैं, वो प्रोविजन बेसिकली हम लोग किस लिए बनाते हैं कि फ्यूचर में एक्सपेक्टेड लॉस होता है, और उस फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस के लिए हम अभी से तैयारी करके चलते हैं, तो अपने प्रॉफिट में से कुछ पोर्शन प्रोविजन में डाल देते हैं। बट क्या ये एक्चुअल लॉस होता है? नहीं। ये जो प्रोविजन हमने बनाया है, ये हम अगले साल के लिए बनाते हैं, पहली चीज। और दूसरा, ये एक्सपेक्टेड लॉस के लिए है। वो लॉस जो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पैसा निकाल के रखा है, पेमेंट तो की नहीं है, एक्चुअल में कोई कैश आउटफ्लो नहीं हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे वापस ऐड बैक कर दोगे। ये सारे पोर्शन किसके हैं बेटा? नॉन कैश एक्सपेंसेस के, तो ऐड कर दिया, ठीक है। और बाकी अगर कोई और नॉन कैश एक्सपेंस आपको दिखे तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर किसी भी तरह का कोई नॉन कैश इनकम है, कैसी इनकम, जहाँ पे एक्चुअल में इनकम नहीं हुई है, फिर भी हमने इसको बुक्स में दिखाया है, तो हमने ऐड किया होगा। अब उसको नलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, लेस कर देंगे, ठीक। नेक्स्ट ऐड करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। किससे रिलेटेड है? वो रिलेटेड है बेटा इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से, तो उसको हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्यों रखेंगे? बट जब हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं, देखो, अगर हम बात करते हैं पीएल की, तो पीएल में हम लोग क्या करते हैं बेटा, इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट के नाम पे इंटरेस्ट लेस करते हैं ना। और अदर इनकम में हम इंटरेस्ट, डिविडेंड, ये भी ऐड करते हैं। इसको लेस करने के बाद ये जो पोर्शन आता है, इसी को तो तुम लोग प्रॉफिट बोलते हो, है ना। तो इस प्रॉफिट में ऑलरेडी इंटरेस्ट पेड और इंटरेस्ट रिसीव्ड ऐड है। इंटरेस्ट पेड किसका पार्ट होता है? फाइनेंसिंग का। इंटरेस्ट रिसीव किसका होता है? इन्वेस्टिंग का। तो वो यहाँ से हटा दे। हाँ मैम, हटा दीजिए। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे कि इंटरेस्ट पेड, क्लियर। और बाकी अगर कोई और भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा, तो उसको हम यहाँ क्या करेंगे बेटा, ऐड बैक कर देंगे। लेस क्या करेंगे?
नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। लेट्स से इंटरेस्ट रिसीव्ड, जैसे इंटरेस्ट किस पे रिसीव हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे। डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड किस पे रिसीव हो सकता है, इन्वेस्टमेंट पे। तो ये सारे के सारे जो इनकम है बेटा आपके, ये क्या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से है, नहीं, ये किससे रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। तो क्योंकि हमने इनकम्स को पहले ऐड किया होगा, अब क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। क्लियर है, तो लेस करेंगे तो लेस का साइन बना दे रहे हैं। ठीक, अब ये खत्म नहीं हुआ है, मेरे पास नीचे स्पेस नहीं, हम ऊपर ड्रॉ करेंगे, तो एक बार प्लीज इसको ड्रॉ कर लो। फिर हम इसके नीचे ही, फिर हम ऊपर लिखेंगे और आप लोग इसके नीचे कनेक्ट कर लेना। लिखो, चलो देखो, अब नॉर्मल आइटम की बारी है बेटा। ऐड कर देंगे अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस मतलब जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। खुद सोचो, क्या ये तुम्हारा काम है कि तुम अपने असेट को या इन्वेस्टमेंट को बेच रहे हो? ये हमारा कोर बिजनेस होता है क्या, नहीं होता है। तो जब वो कोर बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, तो उस केस में हम उसको क्या करेंगे, नलीफाई कर देंगे। एंड लेस क्या करेंगे बेटा, अब नॉर्मल गेन। अगेन प्रॉफिट हो जाएगा किस पे, ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो सिंपली हमने ये चीज आपको बताई कि जो अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल गेन है उसको भी नलीफाई करते हैं। रीजन बीइंग ये रेकरिंग नेचर का नहीं है एंड हमारे कोर बिजनेस से रिलेटेड नहीं। ठीक, बस अब ये जो मेरे पास बैलेंसिंग फिगर आएगी, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, कैश फ्लो, नहीं कैश फ्लो मत बोलो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अभी मेरा वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट हमने किया है क्या, नहीं किया। वर्किंग कैपिटल हम लोग को पता है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी की बात करें, हमने पहले बोला करंट एसेट करंट लायबिलिटी के लिए कभी भी लेजर बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करते हैं। अब डायरेक्ट एडजस्टमेंट मतलब एड और लेस चेंज इन करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज में जो भी चेंज हुआ है उसका एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे बेटा। और उसके बाद ये जो मेरे पास बैलेंस आएगा ये हो जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बट ये कब है, बिफोर टैक्स। क्या अभी टैक्स का एडजस्टमेंट किया है, नहीं मैम, टैक्स का एडजस्टमेंट नहीं किया है। तो लेस कर देंगे बेटा टैक्स पेड, जितना ड्यूरिंग द ईयर आपने टैक्स पे किया है उसको क्या करोगे, यहाँ से लेस कर दो। तो ये जो बैलेंस बचेगा ये क्या हो जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्लियर है? अगर ओवरऑल देखोगे तो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिंपली क्या किया कि नेट प्रॉफिट लिया, फिर नेट प्रॉफिट पे टैक्स ऐड कर दिया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। उसमें 3 आइटम का एडजस्टमेंट किया, नॉन कैश, नॉन ऑपरेटिंग एंड अब नॉर्मल आइटम। उसके बाद जो बैलेंस आया वो सिंपली क्या हो जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, क्योंकि सारे नॉन ऑपरेटिंग सारे नॉन कैश आइटम तो आपने हटा दिए, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट है किसके, पहले बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमने बताया था कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किससे रिलेटेड होता है, विद ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो उसमें जो भी चेंज है उसका एडजस्टमेंट कर दो, जो बैलेंस बचेगा वो बेसिकली कैश फ्लो है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से बिफोर टैक्स, टैक्स लेस कर दो, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर है। अब ये जो चेंज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी है ना, कई बार आप लोगों को ये पॉइंट नहीं समझ में आता है कि कब ऐड करना है कब लेस करना है, तो हम एक बार एग्जांपल से भी आपको समझाएंगे और फिर सीधे सीधे पॉइंट्स बता देंगे, आप उसको मगअप कर लेना, क्योंकि एग्जाम में वो पॉइंट्स ही रेलेवेंट होते हैं। ठीक, अच्छा एक चीज का और ध्यान रखेंगे कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी में, स्पेशली हम बात करें करंट लायबिलिटी में, हम लोग क्या क्या नहीं लेंगे। यहाँ एक्सेप्ट है कौन कौन सा पोर्शन बेटा, सबसे पहला हम लोग प्रोविजन फॉर टैक्सेशन यहाँ नहीं लेते हैं, डिविडेंड पेबल हम लोग नहीं लेते हैं, एंड बैंक ओडी नहीं लेते।
कायदे से देखो तो बैंक ओवरड्राफ्ट, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, डिविडेंड पेबल है तो सब करंट लायबिलिटीज का पार्ट, बट यहाँ हम लोग इसको करंट लायबिलिटीज की तरह ट्रीट नहीं करते। और इसको ट्रीट ना करने का सिंपली रीजन ये है कि अगर हम बात करें प्रोविजन फॉर टैक्स की, तो टैक्स कब पे किया जाता है? अगर हम बात करें टैक्स, तो टैक्स हमारे प्रॉफिट पे किया जाता है, ठीक है, और उसका पेमेंट का जो रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड पेबल एंड बैंक ओडी, है तो ये करंट लायबिलिटी, बट इसको हम करंट लायबिलिटी की तरह ट्रीट नहीं करते। ना करने का रीजन क्या है कि भाई प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड पेबल के लिए ऑलरेडी हम यहाँ पे लेजर बना रहे हैं। अगर बात करते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स की, तो प्रोविजन फॉर टैक्स कब पे किया जाता है? जब ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया जाता है, ठीक है। एंड अगर डिविडेंड पेबल की बात करो, डिविडेंड पेबल किससे रिलेटेड होता है? रिलेटेड टू शेयर होल्डर्स, है ना। तो उस केस में ये हमारे ऑपरेटिंग बिजनेस से तो रिलेटेड है नहीं, जो बिजनेस हमारा कोर बिजनेस है क्या उससे रिलेटेड है डिविडेंड पेबल? नहीं। और जो आप कोर बिजनेस कर रहे हो उसी पे तो आप टैक्स पे करोगे, तो इसीलिए प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एंड डिविडेंड पेबल जहां पे कोई भी रिलेशन नहीं है ऑपरेटिंग टर्म से, तो उसको हम लोग किसमें नहीं इंक्लूड करें? करंट लायबिलिटीज में। पर जैसे क्रेडिटर्स है, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं? सप्लायर्स, जिनसे हम उधार पे खरीदते हैं, तो उनको हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी वाली पॉइंट, अगर मान लो बेटा आप लोगों को समझ में आ जाए तो ठीक, ना समझ में आए तो उसको मगअप भी कर सकते हैं। अब देखो, अगर मान लो मेरे पास क्वेश्चन में स्टॉक दिया है, ओपनिंग स्टॉक है 10,000 और क्लोजिंग है 40,000, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टॉक बढ़ गया ना, इंक्रीज हुआ, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने स्टॉक को होल्ड कर रहे हो, मार्केट में नहीं बेच रहे हो, है ना। तो आपने पैसा रोका, और पैसे रोकने को क्या बोलते हैं? कैश आउटफ्लो। ये हो गया कैश आउटफ्लो। वैसे अगर मान लो यहाँ 10,000 था और यहाँ ये 5,000 हो गया, तो ये क्या हो गया? डिक्रीज हुआ। अब जैसे ही आपका करंट ऐसे डिक्रीज हुआ या स्टॉक डिक्रीज हुआ, मतलब आपने 5,000 का स्टॉक मार्केट में बेचा होगा, जैसे ही मार्केट में बेचोगे वैसे ही आपको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा? कैश इनफ्लो। क्लियर? अब हम एग्जांपल देते हैं क्रेडिटर्स का। लेट्स से क्रेडिटर्स 10,000 था स्टार्टिंग में एंड देन 40,000 हो गया। उससे भी अच्छा आप समझो बैंक लोन, जो शॉर्ट टर्म बैंक लोन होते हैं, पहले 10,000 था फिर 40,000 हुआ, तो यहाँ देखो ये इंक्रीज हुआ ना, इसका मतलब बैंक ने हमें और 30,000 का लोन दिया। जब बैंक हमें लोन देगी तो हमारे पास क्या आएगा? पैसा आएगा, तो कैश इनफ्लो हो गया। वैसे अगर मान लो ये 10,000 है और ये 5,000 है, तो ये हमारा बैंक लोन डिक्रीज हुआ, और डिक्रीज होना मतलब हमने बैंक को पे किया होगा। जब हम बैंक को पे कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कैश आउटफ्लो। क्लियर है? ठीक है। तो इसका मतलब अगर करंट एसेट आपका बढ़ रहा है तो आप अपने पैसे को फंसा रहे हो, रोक रहे हो, तो वो हो जाएगा कैश आउटफ्लो। और अगर आपका करंट एसेट घट रहा है, मतलब आपको पैसा मिला होगा, जैसे डेटर्स मान लो 10,000 होते और बाद में वो 5,000 हो जाते, इसका मतलब डेटर से हमें पैसा आया होगा, तो वो क्या हो जाता बेटा? कैश इनफ्लो। वैसे अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज की, तो करंट लायबिलिटीज बढ़ना मतलब पैसा आएगा, कैश इनफ्लो, और करंट लायबिलिटीज का घटना मतलब हमने पेमेंट किया होगा, दैट इज कैश आउटफ्लो। तो क्रक्स क्या हुआ यहाँ? जो चेंज इन करंट एसेट करंट लायबिलिटी है उसका हम क्रक्स बता दे रहे हैं, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम उसके कॉन्सेप्ट को याद रखें। तो सबसे पहला पॉइंट इससे कनेक्ट करें बेटा, ये आप एरो दे करके ही लिखना। सबसे पहला, अगर इंक्रीज हो रहा है इन करंट एसेट, ठीक है, अगर करंट एसेट बढ़ रहा है तो ये क्या होगा? यहाँ पे लिखिए, लेस करेंगे। बट अगर करंट एसेट घट रहा है मतलब हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये ऐड करेंगे। अगर इंक्रीज हो रही है करंट लायबिलिटी तो पैसा आएगा, और डिक्रीज हो रहा है करंट लायबिलिटी में, इसका मतलब हम पेमेंट कर रहे हैं तो पैसा जाएगा। ठीक है, तो यही एडजस्टमेंट हमें करना होता है यहाँ। क्लियर है? इसको नोट कर लो, फिर हम लोग चलते हैं नेसेसरी लेजर्स पे। अब हम लोग आएंगे नेसेसरी लेजर्स पे। तो नेसेसरी लेजर हमने वहां जिस सीक्वेंस में लिखा था उसी सीक्वेंस में हम यहाँ आपके लिए ड्रॉ भी करेंगे। ठीक है, तो होपफुली अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी को इनडायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट करेंगे, एंड इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के लिए हम लोग क्या बनाएंगे? लेजर। तो लेजर में जिसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है वो तो बनना ही बनना है। उसके एडिशन में जो जो बनना है, पहला क्या बताए थे बेटा? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, रफी बनाएंगे, वर्किंग नोट है। अब देखो पीएल एप्रोप्रिएशन हम सबको पता है, हमने पार्टनरशिप अकाउंट पढ़ा होगा, तो पार्टनरशिप में हमने देखा था कि पीएल के बाद हम लोग पीएल एप्रो बनाते हैं,
और पीएल एप्रो किसके लिए होता है? पार्टनर्स के लिए होता है ना। जितना भी प्रॉफिट पार्टनर से रिलेटेड होता है उसको हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल एप्रो में दिखाते हैं। और जो हमारी एक्चुअल में लायबिलिटी होती है, नहीं, जो हमारी एक्चुअल में एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम कहाँ दिखाते हैं? पीएल में। सेम यहाँ पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर मान लो एक कंपनी है, ठीक है, ये कंपनी क्या कर रही है बेटा? बिजनेस कर रही है। तो इस बिजनेस से वो सबसे पहला काम क्या करती है कि प्रॉफिट लॉस निकालती है, और ये प्रॉफिट लॉस वो दो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। एक तो कंपनी अपने पास रखती है और एक ओनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है, ठीक है। और क्या करेगी भाई? ओनर्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो लोग काम कर रहे हैं बिजनेस के लिए, या कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट करेगी इन द फॉर्म ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। तो प्रॉफिट एंड लॉस तक तो हम लोग कैलकुलेट करना जानते हैं कि उसमें जो भी हमारा डे टू डे एक्सपेंसेस होता है, खर्चा होता है बिजनेस से रिलेटेड, वो सब पीएल में डालते हैं। बट पीएल जो प्रॉफिट लॉस आया उसको कंपनी और ओनर में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अब देखो पीएल एप्रोप्रिएशन में सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, जो कि बट ऑब्वियस बैलेंस शीट में दिया होगा। बेसिकली अगर ये ओपनिंग बैलेंस की बात करें तो ये क्या है? लास्ट ईयर तक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना। हो गया। इसके बाद इसमें हम ऐड करते हैं करंट ईयर का अपना नेट प्रॉफिट। ये क्या है? करंट ईयर का नेट प्रॉफिट। तो लास्ट ईयर का पीएल प्लस करंट ईयर का प्रॉफिट, तो ये हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं कंपनी या ओनर में। अब देखो कंपनी और ओनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं? टू डिविडेंड, सबसे पहले तो डिविडेंड दे सकते हैं, तो टू डिविडेंड पेबल। ये डिविडेंड हम किस किस को देंगे बेटा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को देंगे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर डिविडेंड की बात हुई तो किसकी बात होगी? सीडीटी की, दैट इज कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स। हमने ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा कई बार हम लोग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर्स अलॉट कर देते हैं, या उनके कॉल के अगेंस्ट उनको बोलते हैं कि पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो ये कंपनी क्या करती है? अपने प्रॉफिट में से ही तो इस लॉस को रीइंबर्स करती है। कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को बोलती है कि चलो ठीक है मैं आपको बोनस दे रही हूं, तो कहाँ से देगी? अपने प्रॉफिट में से देगी। या कहती है कि आप कॉल का पैसा मत दीजिए, हम अपने प्रॉफिट में से एडजस्ट कर लेंगे, ठीक। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो इस पैसे में से और क्या हो सकता है? हम लोग रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं ना। मतलब रिटेन अर्निंग कर सकते हैं, किसके लिए? कंपनी के लिए। कई बार क्या होता है कि हमें रिडम्पशन के टाइम ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जब प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन होता है, दैट इज पेमेंट होता है, तो उस टाइम हमें एक्स्ट्रा पेमेंट करना होता है, प्रीमियम का पेमेंट करना होता है। तो वो कंपनी का लॉस है। कंपनी कहाँ से अपना वो लॉस रीइंबर्स करेगी? इसी प्रॉफिट में से तो देगी। कंपनी का ये जो लॉस है वो इस प्रॉफिट में से तो रीइंबर्स करेगी, या कह लो कि पे करेगी, ठीक। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैलेंस सीडी, मतलब सब कुछ बांटने के बाद जो पैसा बच गया वो कहाँ दिखेगा? कंपनी के बैलेंस शीट में दिखेगा कि हाँ अभी और इतना पीएल बचा हुआ है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बचा है। क्लियर? ये जो हम लोग पूरा का पूरा लेजर बनाते हैं, ये इसको फाइंड आउट करने के लिए बनाते हैं, दैट इज नेट प्रॉफिट को। और ये नेट प्रॉफिट कहाँ काम आता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैलकुलेशन में काम आता है। हम सबको पता है कि इसका यूज कहाँ होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, स्टार्टिंग में, ठीक है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेसिकली हम दो लोगों के लिए बना रहे हैं, कंपनी के लिए और ओनर के लिए, कि कितना पैसा कंपनी को डिस्ट्रीब्यूट हुआ और कितना ओनर को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। देखो यहाँ पे जितने भी खर्चे थे कंपनी से रिलेटेड वो नहीं है, क्योंकि वो कहाँ जाएंगे बेटा? वो तो पीएल का पार्ट है ना, तो वो ऑलरेडी पीएल में जा चुका होगा, ठीक। इसके बाद हमने सेकेंड जो नेसेसरी लेजर लिखा था, अगर देखोगे नोट्स में, तो रिजर्व्स अकाउंट था, ठीक। अब रिजर्व का भी बट ऑब्वियस ओपनिंग अपने पास दिया होगा, तो बाई बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। और जनरली इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता है, बट देखो हमने यहाँ पे ट्रांसफर किया ना टू रिजर्व, तो ये यहाँ आएगा ना बाई पीएल एप्रो। क्लियर है? ठीक है। हो सकता है कि ये दोनों दिया हो और इससे हम ये फाइंड आउट करके यहाँ मेंशन कर दें, ठीक। या हो सकता है ट्रांसफर टू रिजर्व के बारे में इंफॉर्मेशन एडिशनल इंफॉर्मेशन में दी हो, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है हमारा डिविडेंड पेबल। हम सबको पता है कि अब डिविडेंड पेबल टर्म यूज होता है कि इतना डिविडेंड पे करना बाकी है, तो ये एक तरह से क्या हो गई? करंट लायबिलिटी हो गई। बट करंट लायबिलिटी को हम यहाँ क्यों ट्रीट करें? क्योंकि ये रिलेटेड है टू शेयर होल्डर्स। तो ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, ये तो क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद अगर मान लो डिविडेंड पेबल की इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ से ये कॉपी करके यहाँ लिखते बाई पीएल एप्रो, ठीक। और यहाँ क्या लिख देंगे बेटा? बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैंक अकाउंट। इसमें कोई दिक्कत?
नहीं मैम कोई दिक्कत नहीं है, अगर इन्फॉर्मेशन दी है तो वहां से यहाँ कॉपी कर लेंगे। बट कई बार क्या होता है, जनरली हम बता रहे हैं कि डिविडेंड पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग दिया रहता है, इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दी रहती है, तो हमें सिर्फ इतना अज्यूम करना है कि जो ओपनिंग बैलेंस था उसका हमने पेमेंट कर दिया होगा, और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो इस साल का डिविडेंड पेबल है। खुद सोचो कि अगर डिविडेंड पेबल की बात करें तो ये क्या है, करंट लायबिलिटी है ना, और करंट लायबिलिटी का पेमेंट तो हमें विद इन ईयर करना ही होता है, दैट इज विद इन 12 मंथ्स, है ना। तो उस केस में अगर क्वेश्चन साइलेंट है, मतलब क्वेश्चन में सिर्फ ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिंपली आपको करना क्या रहेगा, अगर ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस दिया है तो ये मान लो कि ओपनिंग को करंट ईयर में हमने पे कर दिया और क्लोजिंग को हम पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर देंगे, तो फिर यहाँ पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर देना, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लो, फिर हम प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाएंगे। चलो अब हम लोग बनाएंगे बेटा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट, यही सीक्वेंस में था ना। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के लिए बिल्कुल सेम हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं जैसे हम लोग डिविडेंड के लिए अज्यूम किए थे ना, वैसे देखो इसका ओपनिंग बैलेंस होगा बाय बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस होगा टू बैलेंस सीडी, ठीक है। अगर करंट ईयर में लिखा है कि हमने कितना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बनाया है, तो पीएल अकाउंट से वो चीज यहाँ कनेक्ट कर लो, पीएल एप्रो से नहीं बेटा, ये पीएल एप्रो का पार्ट नहीं, पीएल का पार्ट है। एंड बैलेंसिंग फिगर क्या करोगे, करंट ईयर में पे कर दोगे, यही करोगे ना। बट इसके लिए भी सेम अजम्पशन है जो डिविडेंड पेबल के लिए था, कि अगर ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया और क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया है, कहीं पे भी नहीं लिखा है कि प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना बनाएंगे, तो ओपनिंग का पेमेंट कर देंगे, रीजन बीइंग करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी का पेमेंट विद इन ईयर होगा, तो ओपनिंग का पेमेंट कर देना और क्लोजिंग को पीएल में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? हाँ मैम क्लियर। अब जिसका जिसका नेसेसरी एडजस्टमेंट दिया रहेगा वो तो आप बना लोगे, बट उसके अलावा एक हमें देखना होता है फिक्स्ड एसेट अकाउंट, जो कि जनरली जिसका हमारे पास एडजस्टमेंट दिया होता है। हमने क्या बोला कि हमने लास्ट में ये लिखा था कि जिसका भी नेसेसरी एडजस्टमेंट क्वेश्चन में दिया होगा वो भी आप ड्रॉ कर लोगे लेजर, और जनरली जो नेसेसरी लेजर दिया नेसेसरी एडजस्टमेंट दिया होता है, सॉरी एंड जनरली जो एडजस्टमेंट दिया होता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, वो किससे रिलेटेड होता है, रिलेटेड टू फिक्स्ड एसेट, ठीक है। अब फिक्स्ड एसेट में आप लोग देखोगे ना तो दो मेथड होता है, एक ग्रॉस असेट मेथड और एक नेट असेट मेथड। सिंगल एंट्री अगर आपने पढ़ी है, नहीं भी पढ़ी है तो कोई बात नहीं, जनरली हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, नेट असेट मेथड। बट कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ऐसी होती है कि ग्रॉस असेट मेथड भी यूज करना पड़ जाता है। पहले हम नेट असेट बता रहे हैं, फिर ग्रॉस मेथड बताएंगे। नेट असेट मेथड, देखो इसमें हम लोग को फिक्स्ड एसेट अकाउंट कैसे बनाना है, ये सिंपल है, ये हम लोग बनाए हुए हैं, एक बार नहीं हम लोग बहुत बार ड्रॉ किए। सो ओपनिंग बैलेंस असेट है तो टू बैलेंस बीडी, और क्लोजिंग हो जाएगा बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। इसके अलावा अगर ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन दिया है तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, जिसको हम लोग बेसिकली कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएल में, ठीक। अगर ड्यूरिंग द ईयर कोई सेल हुआ है तो बाय बैंक, सेल ऑफ असेट, और जब भी सेल होगा बेटा तो कुछ ना कुछ फायदा या नुकसान होगा, अगर नुकसान है तो बाय लॉस ऑन सेल, और फायदा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर? बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, टू बैंक, क्योंकि और कुछ दिया नहीं है, परचेजेस कि ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना खरीदा, ठीक है। अच्छा अब देखो इसमें अगर हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए देखो नॉन कैश आइटम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल की बात करें तो नॉर्मल आइटम दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। सेल ऑफ असेट एंड परचेज ऑफ सेल क्या हो जाएगा बेटा, परचेज ऑफ असेट, ये सिंपली कहाँ चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो नेसेसरी लेजर ड्रॉ करके इसी तरीके से हम लोग फिगर्स को फाइंड आउट करते हैं, ठीक। चलो अब हमारे पास लास्ट जो पॉइंट दिया हुआ है, इसी का लास्ट डिस्कशन है ग्रॉस मेथड का। अब देखो ग्रॉस मेथड में करते क्या है, पहले ये समझ लो, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। मान लो तुम्हारे पास 40,000 का कॉस्ट है, इस पे ऑलरेडी डेप्रिसिएशन पिछले कुछ सालों में डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है 20,000, तो WDV कितना बचा, 20,000 बचा ना। हम लोग अभी जो नेट एसेट मेथड बना रहे थे, हम लोग इससे बना रहे थे। आप क्या करेंगे, इसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, इसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, और जो भी परचेज सेल करेंगे उसके लिए भी एक, परचेज सेल के लिए तो नहीं,
जो भी सेल करेंगे उसके लिए अलग अकाउंट बनेगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग बात करें बेटा ग्रॉस मेथड की, तो ग्रॉस मेथड में फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा, बट किस पे बनेगा? एट कॉस्ट। क्लियर? तो छोटा सा बनाना, बहुत बड़ा बनाने की जरूरत नहीं। फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनेगा, क्योंकि हमने पहले ही बोला कि सारा अकाउंट अलग अलग बनना है। लास्ट बनेगा असेट डिस्पोजेबल अकाउंट। असेट डिस्पोजल अकाउंट मतलब जो असेट आप बेच रहे हो उसके लिए एक अलग अकाउंट बनेगा। क्लियर? देखो इसका ओपनिंग बैलेंस रहेगा टू बैलेंस बीडी अभी भी, क्योंकि एसेट है ना, और क्लोजिंग रहेगा बाय बैलेंस सीडी, ये तो ठीक है। अब ड्यूरिंग द ईयर हमने जितना भी एसेट बेचा है उसकी जितनी कॉस्ट है, कॉस्ट कितनी थी? 40,000 थी ना, उसको हम यहाँ लिख देंगे सीधे सीधे उठा के बाय एसेट डिस्पोजल। मतलब हम क्या कर रहे हैं भाई, ये भी हमने कॉस्ट पे दिखाया, ये भी हमने कॉस्ट पे दिखाया, तो हम क्या करेंगे कि जितनी एसेट की कॉस्ट थी जो बिक गई, अब तो वो हमारे पास है नहीं, उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। एंड बैलेंसिंग फिगर विल बी टू बैंक परचेसेस। ये यहाँ क्लोज हो जाएगा। क्लियर? प्रोविजन फॉर टैक्स डेप्रिसिएशन में बाय बैलेंस बीडी और टू बैलेंस सीडी, ये तो ठीक है। अब देखो इसमें भी ये करते हैं कि ये जो एसेट बेचे है उस पर जितना भी डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुआ था, 20,000 चार्ज हुआ था ना, तो अब इस टोटल डेप्रिसिएशन में वो एसेट जो बिक गया उसका डेप्रिसिएशन तो नहीं रख सकते, तो लिखेंगे टू असेट डिस्पोजल। एंड बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला जाएगा बेटा? बाय पीएफ। ये मान के कि ये करंट ईयर डेप्रिसिएशन है, ठीक। अब देखो असेट डिस्पोजल में वहां से ये 40,000 आया, ये जो असेट अकाउंट से आ रहा है ये क्या है? 40,000 ही तो है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से कितना आ रहा है? 20,000 आ रहा है ना। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा था? 20,000 बचा था, वही आ गया। अब उस 20,000 को आपने जितने भी बेचा है वो हो जाएगा बाई बैंक सेल। अगर लॉस हो रहा है तो बाई लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट ऑन सेल। क्लियर है? तो अगर हमारे पास ग्रॉस मेथड रहेगा तो ग्रॉस मेथड में हमें ये तीन अकाउंट अलग अलग बनाना होगा, और अगर हमारे पास नेट मेथड है तो हम डायरेक्टली बना देंगे। अब क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा नेट मेथड है ग्रॉस मेथड है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अगर दिया है तो ग्रॉस मेथड बना लो, नहीं दिया है तो नेट मेथड बना लो, ठीक है। इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद यहीं पे हम डिस्कस कर रहे हैं, नहीं पहले इसको नोट कर लो। ये जो असेट का हमने अकाउंट बनाया ना बेटा, ये लास्ट अकाउंट था, बट इसके लिए एक दो पॉइंट का हमेशा आपको ध्यान रखना होता है कि अगर मान लो हमारे पास डेट ऑफ सेल या डेट ऑफ परचेज नहीं दी है असेट की, तो हमारा अजम्पशन क्या होता है कि ये फर्स्ट डे ऑफ ईयर को अकर की है। ये क्या है? अजम्पशन। हम ये अज्यूम करते हैं कि जो भी सेल और परचेज हो रहा है फिक्स्ड एसेट का वो फर्स्ट डे पे हो रहा है, स्टार्टिंग में हो रहा है। सेकेंड, अगर मान लो हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, प्लस हमें ये बोला है कि ड्यूरिंग द ईयर जितना भी एडिशन या डिलीशन हुआ है किसमें? ऑफ फिक्स्ड एसेट, वो सबका सब हो रहा है ऑन फर्स्ट डे ऑफ ईयर। हमने क्या बोला? हमने बोला अगर हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है, और उसके अलावा हमारे पास ये इंफॉर्मेशन दी है कि असेट में जो भी परचेज या सेल हुआ है या एडिशन डिलीशन हुआ है वो फर्स्ट डे ऑफ ईयर हुआ है, तो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे वो देख लो। क्लोजिंग बैलेंस लोगे असेट का, तो ये क्लोजिंग बैलेंस आफ्टर डेप्रिसिएशन होगा 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट। ऐसा करने से ये 100% आ जाएगा इनटू डेप्रिसिएशन रेट। हमने क्या बोला? अगर मान लो डेप्रिसिएशन रेट हमारा दिया हुआ है 10%, तो जो क्लोजिंग बैलेंस होगा बेटा वो तो 90% होगा ना, तो ये 90% हमने लिखा, जो भी 90% बैलेंस है डिवाइडेड बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट दैट इज 90%। तो इससे क्या होगा? ये 100% आ जाएगा इनटू डेप्रिसिएशन रेट कितना है? 10%, तो डायरेक्टली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। वैसे हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे तभी टॉपिक और क्लियर हो जाएगा। और इसमें एक और टॉपिक हमें बताना था कि जो हम परचेज करते हैं एसेट का, कई बार वो विदाउट कैश होता है। ये हम लोग देखें क्लास 12 में। क्लास 12 में जब हम लोग एसेट परचेज करते थे तो वेंडर को कहते थे कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, या आप ऐसा करो कि मेरे से पैसा न लेकर के मेरी कंपनी की इक्विटी शेयर ले लो, डिवेंचर्स ले लो। करते थे? हाँ मैम करते थे। तो अब ये चीज क्या थी?
ये जो आप उनको अपनी कंपनी के डिबेंचर्स दे रहे हो या इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो, तो क्या यहाँ पे कोई कैश इनफ्लो आउटफ्लो हुआ? नहीं हुआ। तो क्या परचेजेस इन नॉन कैश फॉर्म हो सकती है? हाँ, हो सकती है। तो क्या हम उसको कैश फ्लो स्टेटमेंट पे दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। जब भाई पैसा आया नहीं, पैसा गया नहीं, तो फिर मतलब भी नहीं था। ठीक है, ठीक। इसके अलावा और मेरे पास पैटर्न 2 पे डिस्कशन के लिए कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ इतना सा ही डिस्कशन था। इसका नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। बट अगर देखा जाए तो हमने ऑलरेडी बोर्ड पे बहुत स्पेसिफाई करके चीजों को नोट डाउन कराया है। अब चलो हम लोग चलते हैं इंस्टीट्यूट की मटेरियल के क्वेश्चंस पे। कौन कौन से क्वेश्चन पैटर्न 2 पे हैं वो भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ था, और हमने ये भी बताया था कि पैटर्न 2 से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पैटर्न 2 से ही कवर करता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। इसके बाद हम लोग चलते हैं पैटर्न 2 के क्वेश्चंस पे। सब अपने इंस्टीट्यूट के मटेरियल निकाल लेना। जिनके पास इंस्टीट्यूट के मटेरियल नहीं है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, वहां हमने क्वेश्चन की पीडीएफ दी हुई है। ठीक है।